हेलो, ऑनलाइन जिन्होंने कनेक्ट किया गाइस, एम आई ऑडिबल? ऐसा लग तो रहा है, आवाज़ आ रही है आप तक? चलिए, बढ़िया। लेट्स नाउ स्टार्ट। अगर आपको याद हो तो हमने इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स तो 15 मिनट में ख़त्म कर लिया था। कुछ इश्यूज फेस किए लोगों ने इन दोनों टॉपिक्स के साथ घर पे? हाँ, हो गया अच्छे से। चलिए गाइज, लेट अस नाउ कंटिन्यू। काफ़ी लोग इनमें से पिछले लेक्चर्स में नहीं आए थे, क्यों? ऑनलाइन ऑनलाइन अटेंड किया फिर बाद में? तू आया था ना? तू भी आई थी, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फिर इशू ऑफ बोनस शेयर्स और लास्ट में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पहले तो मुझे ऐसे लग रहा था आज 2 ही हो पाएंगे, बट मैं घर पे जब ये सारे सम्स देख रहा था तो मुझे लगा सम्स तो बहुत स्मूथ जाएंगे। एक बार अपन सिर्फ देख लेते कुछ थियरी जैसा है क्या इसमें करने लायक। वैसे मैंने आप लोगों को बोला था ये वाला वो थियरी नहीं है जो अपन क्लास में एकदम पूरा वापस कर पाएंगे, तो आई वुड हैव रिक्वेस्टेड यू टू। कितने लोग ईमानदारी से करके आए हैं ये दोनों टॉपिक का थियरी घर से? वेरी गुड। वीडियोस भी देखे आपने पुराने? ठीक है, मैंने बोला था अगर किसी को ऐसे कॉन्फिडेंस कम हो तो वीडियोस देखना, वरना आप श्योर हैं तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स गाइस। चलिए, पहले तो कुछ शॉर्ट में थोड़ा सा ही रिवीजन करेंगे। एक तो कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू कर सकती है। मैक्सिमम कितने साल में रिडीम होने चाहिए? 20 ईयर्स में। सिर्फ फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जा सकता है। अगर सब में कोई पार्टली पेड अप के बारे में बोला हो तो पहले फाइनल कॉल करो, उसको फुली पेड अप करो और फिर रिडीम करो। रिडेम्पशन की वजह से देयर शुड बी नो रिडक्शन इन कैपिटल। रिडक्शन इन कैपिटल का क्या मतलब है? जो मेरा शेयर कैपिटल बिफोर रिडेम्पशन था वही आफ्टर रिडेम्पशन होना चाहिए। यही मेन पर्पज है। सब कुछ एक्चुअली इसी पे डिपेंड करता है। तो सब कुछ इस पे डिपेंड करता है का क्या मतलब है? अगर मैं 5 लाख रुपए की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहा हूं, हाँ या ना, तो हमें इंस्ट्रक्शन ये दिया जाता है कि आप या तो क्या करो, फ्रेश इशू करो, या क्या क्रिएट करो, सीआरआर आउट ऑफ। तो फ्रेश इशू में एक और चीज याद रखना, सिर्फ फ्रेश इशू किसका कंसिडर किया जाएगा? इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स का। डिबेंचर्स का नहीं कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स तो कैपिटल का पार्ट, मतलब शेयर कैपिटल का पार्ट होता नहीं है। इट इज फंड्स फॉर द बिजनेस बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स का फ्रेश इशू लेना चाहिए रहता है। वो भी सिर्फ उसका क्या, प्रीमियम को आप कंसिडर कर सकते। और दूसरा, आपको अगर कुछ पार्ट आप फ्रेश इशू से नहीं कर रहे तो उतना क्या आपको बनाना पड़ेगा? सीआरआर। तो सीआरआर का यही जो मैं फॉर्मूला वहां पे लिखने की कोशिश कर रहा था, ये रहा, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, हाँ या ना। कभी कभार आपको सीआरआर का वैल्यू दे देंगे, क्वेश्चन में बोलेंगे यूटिलाइज करो जितना मैक्सिमम डिविजिबल प्रॉफिट्स हो सकता है। तो सीआरआर का वैल्यू इन दैट केस आपको दिया हुआ है, और आपको फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम तो आपके पास है ही, तो आपको बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा? फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, हाँ या ना। समझ रहा है सबको अच्छे से? चलिए, तो यही मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। बाकी तो जर्नल एंट्रीज आई एम श्योर में किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं जर्नल एंट्रीज डेप्थ में कर भी नहीं रहा हूँ। इनफैक्ट मैं सम के साथ ही राइट मतलब करवा दूंगा रिवीजन। एक चीज याद रखनी है, ये प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कुछ भी रहेगा तो डिविजिबल प्रॉफिट्स में से राइट ऑफ कर देने का, हाँ या ना। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम तभी यूज करने का अगर सम में बोला हो तो। ये सारी एंट्रीज थी। एंट्रीज आई डोंट थिंक कॉम्प्लिकेटेड है गाइस। लेट्स गो अहेड विद द रिवीजन। इशू ऑफ डिबेंचर्स में तो मेरे को बहुत मजा आ गया था। मैं बोला इतना जल्दी हो गया। चलो, हाँ चलिए, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला सम, धीरज लिमिटेड हैज 5000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। 5000 इंटू 100 5 लाख रुपया हो गया कि नहीं हो गया? फुली पेड अप द कंपनी हैड टू रिडीम दी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ
10%, तो 50,000 हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं इनको. It was decided by the company to issue the following. मैंने अभी क्या किया पता है, एकदम पता नहीं मेरे को बहुत लड़की जैसा फील आया, ऐसे करके मैंने इसको ऐसे किया. ये इतना इरिटेशन होता है क्या लंबे बालों की वजह से बार बार? दिस इज अ चैलेंज गाइस. आई हैव नेवर अप्रिशिएटेड दिस चैलेंज. मेरे को तो एक लट संभालनी पड़ रही, उसमें इतना चैलेंज आ रहा है. सब लोग बॉयकट ही करवा लो, ठीक है. सॉरी, लेट्स गेट बैक टू द सम. कंप्लीटली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. 5,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो हमने डिस्कस किया था. 5 लाख हो गया. उनको 10% के प्रीमियम पे रिडीम करना है. कंपनी ने अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्रेश इशू के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया है. 40,000 हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं 10 रुपए के, और 2,000 हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं 700 के. डिबेंचर से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बट हाँ जर्नल एंट्रीज में तो वो आएगा. जर्नल एंट्रीज में तो वो आएगा, बट हमें उससे हमारे वर्किंग पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. और इशू को फुली सब्सक्राइब किया, पेमेंट वाज मेड और कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट. सफिशिएंट प्रॉफिट से मतलब क्या है? तुमको सीआरआर क्रिएट करने की कोई टेंशन, जितना भी शॉर्टफॉल पड़ता है फ्रेश इशू में से उतने का सीआरआर बिंदास बनाओ, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है. शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर कैसे किया गाइस? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो रिडीम हो रहा है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व प्लस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू. यही है कि नहीं है? अभी कोई बोलेगा सर अभी तो हमने कुछ माइनस वाला फॉर्मूला सीखा, तो उसमें हम सीआरआर कंप्यूट कर रहे थे. यार वो तो एक ही बात है, आप कैसे भी सॉल्व कर लो. ये 5 लाख है, हाँ या ना? अभी फ्रेश इशू कितना है? 40,000 इंटू 10 माने 4 लाख हो गया कि नहीं हो गया? तो बैलेंसिंग फिगर कितना मिल गया? नोट भी लिखा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स डू नॉट क्वालिफाई. ये सिर्फ फंड्स अरेंज करने के लिए. कभी क्वेश्चन में ये दिया हो ना कि डिबेंचर्स को हम फंड्स अरेंज करने के लिए इशू करें, तब यूज करेंगे वर्किंग में. नॉट इन दिस, दैट वुड बी अ सेपरेट वर्किंग. जो सिर्फ पैसे रोकड़े वाली भी वर्किंग होती थी, याद है एक सम में कि पैसा का शॉर्टफॉल कितना है वो कंप्यूट करो, उस केस में यूज कर सकते हैं, बट यहां पे यूज होगा नहीं. ठीक है. तो अभी सबसे पहले तो हमने क्या किया, 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख. फिर हमने क्या किए, 2,000 डिबेंचर्स इशू किए 700 रुपए के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स 14 लाख. हाँ या ना? फिर उसके बाद हमने क्या किया, हाँ 1 लाख रुपीस का सीआरआर बनाने का हमने डिस्कस किया था. बोला था सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, तो हमने पीएनएल टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कर लिया. ये सब करने के बाद, फ्रेश इशू होने के बाद, सीआरआर बनाने के बाद ही आप रिडेम्पशन की एंट्री पास कर सकते हैं. राइट गाइस? एक सेकेंड ना. हाँ, ऑनलाइन एक सवाल पूछा गया है कि सर मॉड्यूल में ये पहली एंट्री को 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये मैंने आपको हमेशा बोला करना ही चाहिए 2 एंट्री में, अगर आपको याद हो तो. बट हाँ, जब सब में मेन फोकस वो नहीं रहता है ना, तो एक में भी कर देंगे तो चलेगा, इतना फर्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट वैसे तो तू देखे तो डिबेंचर्स के लिए भी वैसे ही करना चाहिए, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर्स. डिबेंचर्स के लिए किया है क्या लब्धि मॉड्यूल में ऐसा? नो. तो आइडियली मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब सम सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स का रहता है ना, तब उस पर वो प्राइमरी फोकस रहता है, तब तो 100% करो ही करो. इन सम्स में भी कर दोगे एग्जाम में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी. अगर तुम सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बैठे हो, हमेशा मैं बोलता हूँ, तुमको श्योर है 10 मार्क का सम आता है, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा देने में जान नहीं जाएगी. जान कहाँ पे जाती है? जहाँ पे सम नहीं आता हो. ठीक है, कर देना. तो सारा हमने सीआरआर नेसेसरी बना लिया, फ्रेश इशू कर लिया. काफ़ी बार कुछ इन्वेस्टमेंट्स का सेल वेल होता है, वो भी हम पहले कर लेते हैं. अब हम रिडेम्पशन की एंट्री पास करेंगे. डिबेंचर्स कैंसिल करेंगे, डिबेंचर्स की लाइबिलिटी प्रेफरेंस शेयर्स कैंसिल करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स की लाइबिलिटी कम करने के लिए डेबिट. प्रीमियम का हमारा खर्चा हो जाएगा बढ़ाने के लिए डेबिट. 2 किसको पे करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. प्रेफरेंस शेयर होल्डर की लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट. हाँ या ना? जब पे करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक हो जाएगा. ये जो 50,000 का हमने एडिशनल खर्चा रिकग्नाइज किया था, इसको राइट ऑफ करेंगे पीएनएल टू ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. हाँ या ना? बस हो गया सब. इजी टफ इजी.
सीआरआर क्या चीज के काम आता है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है। फॉर इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स, याद आया? ठीक है। फर्स्ट सम तो काफी इजी था, सेकंड सम भी मेरे हिसाब से बहुत ही इजी है। मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करें, वरना आप लोगों को ज्यादा मजा नहीं आएगा आज, है ना? ऑनलाइन वाले भी सभी ट्राई करेंगे सेकंड सम को। अरे जवाब दे दो यार। हाँ, फर्स्ट वाला भी समझा है ना सबको ऑनलाइन? डन। सेकेंड वाला ट्राई कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। 7:42 तक 10 मिनट देता हूं। बैलेंस शीट मत बनाना, सिर्फ जर्नल एंट्रीज। हो गया? ये संडे कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है? कल कल्पेश सर ने 6 घंटा लिया इंटेंस मैथ्स लेक्चर। अकाउंट्स का भी हो गया है, ऐसा क्यों नहीं बोलती है तू? मेरे से ही तकलीफ है तेरे को लाइफ में बस। हो ही जाना चाहिए ना यार, अभी मार्च खत्म होने आया। आई एम तो वेरी हैप्पी ये मार्च में करवा दिया। नाउ यू गेट एंटायर अप्रैल बाय योरसेल्फ, जो प्लान मेरा था एटलीस्ट। अरे अकाउंट के नाम शॉर्ट में लिख दो, अभी समझ रहे हो ना? अभी अपने को सिर्फ टेस्ट करना है कि याद है कि नहीं है, पूरा पूरा नाम मत लिखो। डन गाइस, आई स्टार्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर बीके लिमिटेड का 30,000 इक्विटी शेयर्स है और 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपीज़ के। और बाकी पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, जिसमें जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो फ्री नहीं है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स नहीं कंसिडर करना है। और कैश एट बैंक दिया है। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 2000 इंटू 100, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10% प्रीमियम मतलब 20,000। For the purpose of redemption, the directors are empowered to make fresh issue of shares at par after utilizing the undistributed reserves and surplus, subject to the condition that a sum of rupees 40,000 जनरल रिजर्व में रखना है, बाकी सब यूटिलाइज कर सकते हैं। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी बेच दिया 4500 इक्विटी शेयर्स इन जी लिमिटेड, जो कॉस्ट कितनी थी 45,000, बेचा है 9 रुपीज़ पर शेयर में, तो ये आई बिलीव 40,500 आता है, तो 4,500 का लॉस हो गया है कंपनी को। जर्नल एंट्रीज दीजिए और रिलेवेंट आइटम्स बैलेंस शीट में भी बताइए रिडेम्पशन होने के बाद। तो पहले तो देख लेते हैं वर्किंग नोट्स क्या क्या रिलेवेंट है। पहले तो कितना सीआरआर बनाना है और फ्रेश इशू कितना है वो देखते हैं। करेक्ट, हम कितने के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं? 2 लाख के, सब अग्री करते हैं। जनरल रिजर्व में से कितना यूटिलाइज कर सकते हैं? 1,20,000 का जनरल रिजर्व है, बट जिसमें से कितना मिनिमम बैलेंस छोड़ना है? तो वी कैन यूटिलाइज ओनली। पीएनएल में कितना बैलेंस है बच्चों? 60, बट 60 में से 2 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होंगे उन पे 10%, मतलब 20,000 तो ये 60,000 में डिडक्ट हो जाएगा फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ या ना? और 4,500 का ये लॉस है जो इन्वेस्टमेंट की सेल का लॉस हो रहा है ना? 45,000 का 40,500 में बेच रहे हैं, तो हम कितना यूटिलाइज कर पाएंगे? 35,500। तो हम 2 लाख में से 1,15,500 का क्या बना देंगे? सीआरआर क्या बना देंगे? तो हमें फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा बच्चों? 84,500, विच इज 8450 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। डू यू गाइज अग्री? ये वर्किंग नोट किस किस का मैच हो गया? ओके, बट वैल्यू मैच हो गई, किस किस की फ्रेश इशू इतनी आ रही है। तो क्या किया तूने? जर्नल एंट्री, ये 2 एंट्री तो अपन सेम में करते हैं,
बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड, करेक्ट? हाँ चलेगा, बट फिर पीएनएल में ट्रांसफर करना, ठीक है? फिर फ्रेश इशू की 84,500 उसकी एंट्री आ गई, फिर सीआरआर में ट्रांसफर किया उसकी एंट्री आ गई, है ना? ये सब हो गया तो हम क्या चालू कर सकते हैं? हमारा रिडेम्पशन। 2 लाख का कैपिटल की लाइबिलिटी कम कर दी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का खर्चा बढ़ा दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी बढ़ा दी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया और ये पीएनएल को राइट ऑफ कर दिया, हाँ या ना? सॉरी पीएनएल क्या, प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया, करेक्ट? इजी टफ। अब इसके बाद बैलेंस शीट कैसी नजर आएगी अभी ध्यान से देखिए। अभी शेयर कैपिटल में कितने इक्विटी शेयर्स थे? 30,000 ऑफ ₹10 ईच। अभी 3,84,500 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि 30,000 वो प्लस 8450 नए शेयर्स। इसका नोट भी देख लीजिए, 38,450 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, है ना? रिजर्व्स की बात करूं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो मैंने 1,15,500 का तो सीआरआर बनाया, जनरल रिजर्व में 40,000 है मिनिमम बैलेंस, और क्या है ये देखो, 1,20 में से 80 जाके 40 बचा, ये 60,000 में से इतना 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 गया, तो ये तो जीरो हो गया, और 1,15,500 वो जो अपन ने डिस्कस किया था कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, राइट गाइस? एक मैं भूल गया डिस्कस करना, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी तो था कि नहीं था? 15,000 का, उसमें कुछ करना नहीं था, तो वो वैसा का वैसा रहेगा, राइट और रॉन्ग? तो कितना हो गया? 1,70,500 हो गया। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? क्या हो गया बेटा? वो मार्क्स के डिस्कशन के बाद आपको मुंह उतर गया, इट्स ओके। सच्ची अभी तो अपने को लाइफ में बहुत चीज़ें करनी है, मतलब एक डिसअपॉइंटिंग मार्क्स से आप ना, तो देख पहले तो किसके सामने शर्माना है? इन लोगों के सामने, मतलब ये लोग दे आर इन द सेम बोट एज यू। प्लस जब आपने एफर्ट्स लेके अपने एंड से कुछ ट्राई किया, वो नहीं भी हुआ ना अच्छा, तो भी कोई शर्माने की बात नहीं है। याद रखना लाइफ में, यार तू लाइफ में 1000 चीज़ें ट्राई करेगी, मैं आशीर्वाद तो यही दूंगा तू हज़ारों में सक्सेसफुल हो, बट तू भी जानती है ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ऐसे तो यू कैन नॉट लेट इट बिकम सो हैवी ऑन यू, इट्स ओके, ठीक है? ये देख साले डेली किसी ना किसी चीज़ में फेल हो जाए, कोई शर्म है क्या? लौंडे खुद से उठने में फेल हो रहे हैं, सुबह उठ नहीं पा रहे माँ बाप के भरोसे है पूरी ज़िंदगी। तुम ऐसे पूछे, मैं यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाऊंगा मेरी माँ सुबह ना टाइम से उठाए तो मैं तो शर्म नहीं कर रहा, ठीक है? बीकॉम में 2 बार फेल हो गया था मैं शर्म नहीं करने का, कोई भी चीज़ अपन ने किया ना अपने एंड से, या अपने को पता था अपन ने क्यों नहीं किया, तो ठीक है। चलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1 लाख रुपया कैसे मिल रहा है? हमने सारे कैश का प्लस माइनस कर लिया, डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज, और एक बार देख लेने का जर्नल एंट्रीज में कैंसिल आउट करके कुछ ऐसा बचा है या नहीं। कोई बोलेगा सर बैलेंस शीट आपका चाली नहीं हो रहा है, ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है। क्या है? जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सिर्फ उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। प्लीज बताइए सबको समझा है? किसका पूरा जर्नल एंट्री सही था? वेरी गुड। पीएनएल ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अभी सबको याद रहेगा? ऐसा कुछ रहेगा तो वो यूज करना है। ऑनलाइन सबको समझा है? पे किया ना, चलता है। नेक्स्ट बैलेंस शीट दिया है क्लीन लिमिटेड, ये वाला मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्लीन लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया है पूरा का पूरा। नीचे क्या बोला है? शेयर कैपिटल में क्या है? 50 रुपए के इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 4,50,000। 100 रुपीज के 8% प्रेफरेंस शेयर्स है 1,30,000 जो हमने 1 अप्रैल 2017 को इशू किए थे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ पीएनएल है। रिडेम्पशन के लिए कंपनी सारे इन्वेस्टमेंट्स कितने में बेच देगा? 30,000 में। और वो बोल रहा है कि कंपनी के फंड से यूज कर लो, सिर्फ बैंक में कितने रुपए छोड़ दो? 24,000। और मिनिमम इशू करो फ्रेश इक्विटी शेयर्स का, जितने पैसे चाहिए उस हिसाब से। तो ये सब ना फंड्स वाला भी सोचना है, रोकड़ा है कि नहीं है वो भी सोचना है, प्लस जो कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस है वो भी करना है। तो दोनों के हिसाब से इसमें अक्कल लड़ानी है। अभी ध्यान से देखिए, हमें अभी इसमें फंड्स के हिसाब से कितना होगा? 1,30,000 के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, है या ना? जो रिडीम कितने पे कर रहे हैं? 10% के प्रीमियम पे, है या ना?
जब मैं फंड्स की रिक्वायरमेंट सोचूंगा, कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस सिर्फ किसके बारे में बात करता है? फेस वैल्यू, कि कैपिटल का रिडक्शन नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? बट यहां पे तो जब मैं बोल रहा हूं कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, तब तो मैं पूरा 143 लूंगा कि नहीं लूंगा? 1,30,000 प्लस 10% का प्रीमियम भी तो है कि नहीं है? रोकड़े में तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तभी तो एंट्री पास होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, करेक्ट? तो हाउ मच इज द फंड दैट आई हैव टू अरेंज? 143. Does everyone get it? When I am doing Companies Act compliance, I will only look at face value. But when I am talking about hard cash, तब तो face value plus premium, माने redemption price देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? माइनस 30,000 रुपया कहां से आया? इन्वेस्टमेंट बेच के। कितना बचा? 1,13,000। बैंक में कितने पैसे हैं बच्चों? 62 हैं। 62 में से 24,000 का मिनिमम बैलेंस छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? तो कितना यूज कर सकता हूं? तो कितना और पैसा चाहिए मुझे? 75। एक शेयर कितने में इशू हो रहा है? 50 रुपए का शेयर 10 रुपए के प्रीमियम में, तो 60 रुपए में इशू कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अरे हाँ या ना? तो 60 रुपए में इशू कर रहा हूं, तो 75,000 डिवाइड बाय 60, मुझे 1250 शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं। डज एवरीवन अग्री? ये 1250 शेयर्स इशू करूंगा तो मुझे 75,000 मिल जाएगा, जो मॉनेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। किसको पूरा करेगा? मॉनेटरी रिक्वायरमेंट। सबको समझा? अब सेकंड सवाल ये है कि सीआरआर कितना बनाना है और फ्रेश इशू कितना है। फ्रेश इशू तो समझ गया। अभी 1,30,000 के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं, माइनस फ्रेश इशू कितना है? 1250 इंटू 50 लूंगा कि नहीं लूंगा? फेस वैल्यू 60 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला प्राइस है। फेस वैल्यू लूंगा इंटू 50, तो माने कितना माइनस हो जाएगा? 60,000 नहीं, 62,500 ना? 62,500 होएगा, तो ये बचेगा 67,500। 67,500 मुझे कहां ट्रांसफर करना है? सीआरआर में। मेरे पास है क्या सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए उतना? हाँ, मेरे पास 96 है। कोई बोलेगा सर अगर आपके पास 96 है तो क्यों ना पूरा 96 सीआरआर में ट्रांसफर कर दो, सिर्फ बैलेंस का फ्रेश इशू करो। ये सही सोचोगी क्या? वो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? पैसे, रोकड़ा नहीं है ना? कंपनीज एक्ट तो कंप्लाई हो जाएगा, बैंक में से ट्रांसफर करने जाओगे बोलोगे ओ माय गॉड देयर इज नो मनी। फ्रेश इशू इससे कम करना पॉसिबल है क्या मेरे लिए? नहीं, इस सिनारियो में नहीं है। तो इसीलिए यहां पे दिस टेक्स प्रेफरेंस इन डिसाइडिंग हाउ मच इज द फ्रेश इशू रादर देन द कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट। डज इट मेक सेंस? अच्छा, अभी एक चीज और, यहां पे तुमको पता चला तुमको 67,500 का सीआरआर बनाना है, ठीक है? अभी यहां पे बैलेंस शीट में देखा तो सारा रिजर्व था सिर्फ 50,000, फिर क्या करोगे? इक्विटी शेयर्स बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि इवन दो फंड्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुमको सिर्फ 1250 इक्विटी शेयर्स इशू करने को आ रहा था, सॉरी हाँ फंड्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करने के लिए तुम्हें शॉर्टफॉल पड़ रहा है, तो और फर्दर फ्रेश इशू तुम्हें करना पड़ता। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेके रखो, चिल पिल, हाँ या ना? सबको समझा? एम आई मेकिंग टोटल सेंस? ऑनलाइन वाले बताइए सबको ये पार्ट समझा है? कि ये समझ गया तो आगे कुछ नहीं है, 2 मिनट में एंट्रीज हो जाएंगी मेरी। एंट्रीज इज नॉट द चैलेंजिंग पार्ट, दिस इज व्हाट वाज द चैलेंजिंग पार्ट फॉर दिस सम। सबका जवाब चाहिए मेरे को। 3 बच्चों का आया है, 3 बच्चों का बाकी है, जल्दी बताओ सब लोग। निधि, आर्यन, जियांश। सो गए लगता है लोग। नहीं, आ गया, 2 जन का आ गया। चलो, अब एंट्रीज में इन्वेस्टमेंट बेचा 30,000 में, अपन ने 30,000 में बेचा था, इन्वेस्टमेंट थे कितने के? तो लॉस हो गया 7,000 का, है ना? तो वो लॉस की भी एंट्री अपन तो साथ में ही कर देते, करेक्ट? फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स का फ्रेश इशू किया, फिर सीआरआर में ट्रांसफर किया, फिर रिडेम्पशन की एंट्री, पेमेंट की एंट्री और प्रीमियम को सेट ऑफ की एंट्री। प्लीज बताइए कोई डाउट है यहां तक? एम आई मेकिंग टोटल सेंस? चलूं आगे। बैलेंस शीट कैसी नजर आएगी? ये 5,80,000 था,
इसमें से कितना चले गया, तो 4.5 लाख बचा, और फिर कितना ऐड हुआ, 62,500 ऐड हुआ ना, तो ये 5,12,500 आ गया, समझा? मतलब जो फ्रेश इशू थे 1250 के, 9,000 पुराने थे प्लस 1250 ऐड करके आ गया। कोई डाउट इसमें? रिजर्व्स एंड सरप्लस कैसे बनेगा, देखो इधर पीएनएल में 96 था, 7,000 इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया, प्रीमियम और रिडेम्पशन के लिए भी 13,000, और ये 67,500। अभी मेरे से एक सब में गलती हुई है बच्चों, सब में गलती क्या हुई, मैंने क्या बोला 67,500 करना है और है 96 तो चलेगा, है ना? मैंने ये स्टेटमेंट बोला था, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग में जाके देख सकते हैं, वो गलत है, माफ कीजिएगा। मतलब 96 में से बाकी चीजें एडजस्ट करने के बाद जो बचा हुआ है ना, उसको कंपेयर करना चाहिए था 67,500 से, है ना? 7,000 और 13,000 तो होने ही वाला था, तो मेरे पास 96 अवेलेबल नहीं है, 96 माइनस 7 माइनस 13, मेरे पास अवेलेबल सिर्फ 76 है। 76 इज मोर देन 67,500, तो मुझे लगा कि हाँ चलो मैं जो थॉट प्रोसेस कर रहा हूँ वो चल सकती है। सबको समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे? ठीक है, CRR 67,500 और सिक्योरिटीज प्रीमियम 12,500 जो फ्रेश इशू का आया है, आई बिलीव वो होगा ये। फिर बैंक बैलेंस तो वही 24,000 बचाने के हिसाब से ही हमने किया है, तो वो वैसा ही रहेगा। और बस पीपी और पीपी सेम ले लिया, बैंक का तो हमने देखा ही, ट्रेड पेबल सेम ले लिया, और बाकी का हमने वर्किंग कर लिया। कुछ डिफिकल्टी गाइस? एक बार सब चेक कर लेना कि जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट कैंसिल करने के बाद कुछ बच तो नहीं गया है ना? कुछ डाउट है यहाँ पे? थर्ड पक्का? चलें आगे। इसी के साथ अभी मेरे को कितने लोगों को रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कॉन्फिडेंस है कि एग्जाम में कर लेंगे? हाथ उठाइए। ठीक है, वेरी गुड। ऑनलाइन लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, वेरी गुड, ग्रेट। आई होप सबने, मतलब जिसने भी जिस भी तरीके से रिवीजन करना था इसमें टाइम डाला है, क्योंकि समझ लो अभी फाइनल है अपन, अभी ये मत सोचना बाद में अच्छे से कर लूंगा, बाद है ही नहीं। ऐसा सोचो 31 मार्च को तो अकाउंट साइड में रख देना एक बार के लिए। मतलब कोई ऐसा बोले ना अकाउंट छोड़ सकता है कि अभी तू पढ़ने को, तो वो लेवल पे हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि अपन ने बाय गॉड्स ग्रेस अपने लेक्चर्स भी वैसे बैठे के गैप पे आते रहे। अपन ने हर बार, मैंने तुमको अगले लेक्चर में भी क्या करवाने वाला हूँ वो भी बता के रखा है। सिर्फ एनपीओ में मैंने तुमको 2 बार धोखा दिया था, उसके अलावा हर चीज जब मैंने बोली है मैंने तभी कराई है। चलो अब यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा आधा प्रिंट हुआ है और आधा हमने वो सोल्यूशन के साथ अभी प्रिंट किया है। होता है जीवन में ऐसा, है ना? बट इस पे जाने से पहले एक बार हम सिर्फ वो थोड़ा सा एक टेबल है ना, वो देख लेते हैं। याद आ रहा है लोगों को? ठीक है। एंट्रीज तो आई गेस इतनी टफ नहीं है, उल्टा इसकी जो एंट्रीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज अगर कुछ है तो वो यही है, और इसका सम आता है तो मैंने ये देखा है बाकी चैप्टर्स को भी घुसेड़ देते साथ में। देखो ज्यादा परवाह हो रही है उसकी खांसी की तो जाना तू। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना इमोशनल मत रो रोने को हो गया है। हाँ बंद करते करते, लड़की की खांसी सुन लेते ना लड़के, एकदम क्या हुआ उस बिचारी को, कोई लड़का खांस रहा है मरेगा साला कुत्ता। ऐसे ऐसे बेकार लड़के, छोड़ो। एज पर सेबी रेगुलेशंस फॉर लिस्टेड कंपनीज, जहां पे डबल एस्ट्रिक बनाया है, तो क्या क्या रिजर्व्स यूटिलाइज हो सकते हैं और क्या ऑर्डर में हो सकते हैं। सबसे पहले क्या यूटिलाइज करना है, अभी कुछ क्षण पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सीआरआर का पर्पस क्या है, फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। तो बोनस डिविडेंड के लिए यूज हो सकता है क्या, बट फुली पेड अप के लिए हो सकता है क्या? यो ब्रो, फर्स्ट थिंग करेक्ट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर क्वेश्चन में लिखा है इट इज रियलाइज्ड इन, तभी ये सेबी बोलता है या ना? बट ये भी बोनस डिविडेंड के लिए यूज हो सकता है क्या? फुली पेड अप के लिए हो सकता है। अच्छा ये सेबी बोलता है, इसका क्या मतलब है? अगर अनलिस्टेड कंपनी रहा ना तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हो, कैसे भी,
इवन इफ इट इज रियलाइज्ड इन कैश और नॉट रियलाइज्ड इन कैश। आपने सम्स जो गो थ्रू किए होंगे उसमें आई एम श्योर ऐसा कहीं आया होगा। फ्री रिजर्व्स डिविजिबल प्रॉफिट्स नोट 1, इसके बारे में क्या है नोट 1 भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ कि फ्री रिजर्व्स में क्या क्या आता है जो भी लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। अनरियलाइज्ड गेन्स और नोशनल गेन्स या रिवैल्यूएशन को यहाँ पे फ्री रिजर्व्स में कंसिडर नहीं करना चाहिए वरना लगेगा पाप। ठीक है यार, मेरे को लग रहा है 9:30 बजे तक तीनों टॉपिक हो जाएंगे। ठीक है, फिर कैपिटल, पहला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं। कैपिटल रिजर्व अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, नोट 2 में जाके वो वही बताएगा कि अगर वो कैश में कैपिटल रिजर्व बीइंग कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रहा, these are generally not available for distribution as dividends since they are not free reserves in the circumstances given below। हाँ, मतलब कब आप इसको फ्री रिजर्व मान के यूटिलाइज नहीं कर सकते उसके सिनारियो दिए हैं, जब या तो वो पैसा आया नहीं है इवन दो, या दूसरा सिनारियो आया है बट आपको लग रहा है कि बाकी रीवैल्यूएशन में वो लॉस आपका चले जाएगा, वो प्रॉफिट जो है वो सेट ऑफ हो जाएगा, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट नहीं करते हैं इसको डिविडेंड में यूज करने को। समझा? इन 3 सिनारियोज में आप कैपिटल रिजर्व में भी सिर्फ एक ही चीज यूज होती है, वो क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। वो भी इन 3 सिनारियो में यूज होता नहीं है। सबको समझा? नेक्स्ट, फिर कैपिटल रिजर्व के बारे में आई गेस नोट 3 भी है, is a reserve which does not include any amount regarded as free for distribution, only a profit of capital nature can be treated as capital reserve। फिर उसके बाद ये नोट 3 यहाँ का था, reserves that cannot be utilized। कैपिटल रिजर्व में सिर्फ एक कौन सा यूटिलाइज हो सकता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो भी अगर उन 3 कंडीशंस में फॉल नहीं करता हो तो यूज करो बिंदास। फिर ये सब तो मस्त मक्खन रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व्स, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, पीएनएल अकाउंट, ये सब दोनों में यूज हो सकता है या ना? नेक्स्ट, क्या यूज नहीं हो सकता? बचा हुआ कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, ये सब नहीं यूज हो सकता है। प्लीज बताइए कोई डाउट्स हैं? बाकी कैपिटल रिजर्व के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए थे, प्रायर टू प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, आप फाउंडेशन इंटर में एक टॉपिक सीखेंगे। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, नेट एसेट्स टेकन ओवर का कुछ एक्सेस जब आप कोई बिजनेस परचेज करते हैं, ऐसे सब चीज़ें। ठीक है, पार्टली पेड अप शेयर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फुली पेड अप में। और बस इतना ही था। बढ़े सम्स की ओर गाइस। तो पहला सम यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है कि following are the balances appearing in the books of Arya Limited as at 31st March 2018. 10,000 preference shares of rupees 10 each, 1 lakh. 1 lakh equity shares of rupees 10 each, 8 paid up, 8 lakh. Reserves and surplus दिए हैं आपको 3, देख रहे हैं? और क्वेश्चन में फिर और क्या दिया है? 1 अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल किया 2 रुपए का 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे। कॉल मनी 15 अप्रैल को आ भी गया है और उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि हम बोनस शेयर्स देंगे 1 फॉर एवरी 5 हेल्ड, एंड फॉर दिस पर्पस उसने बोला कि मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो कुछ वर्किंग है क्या? कुछ वर्किंग नहीं है, सिंपल है। ये जो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है जिसपे 8 रुपया पेड अप था, 2 रुपया मांगेंगे, 1 अप्रैल को मांगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपया, 2 लाख होता है, हाँ या ना? 15 अप्रैल को पैसा आ गया बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, हाँ या ना? फ्री रिजर्व्स में से कम यूज करने का क्या मतलब है? अगर कुछ सीआरआर है या सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है तो वो पहले यूज करो, फिर बाद में फ्री रिजर्व्स करो। समझा सबको? फ्री रिजर्व्स में क्या मेन आते हैं? जनरल रिजर्व, पीएनएल, हाँ या ना? तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश लिखा है कि नहीं लिखा है? लिस्टेड कंपनी है, ये चीज देखनी जरूरी है। लिमिटेड लिखा है ना? प्राइवेट लिमिटेड लिखा है क्या? लिमिटेड है मतलब पब्लिक है, बट गुड चांस के लिस्टेड भी अज्यूम कर लो, हाँ है ना? लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ बोला है क्या कहीं पे? नहीं, बट सिर्फ नाम लिमिटेड लिखने से मेरे को तो ऐसा लगता है कि अपन अज्यूम कर लेते हैं। तो अभी 2 लाख रुपए आ गए, 25,000 फ्री रिजर्व्स है। यहाँ पे क्वेश्चन सोल्यूशन में एरर है, यहाँ पे 25,000 आना चाहिए। जब आपके पास ये सोल्यूशन का पीडीएफ आएगा तो इसको याद रखिएगा कि इसमें एक एरर है चाहिए, तो अभी वहाँ पे लिख देना सोल्यूशन में एरर है,
सिक्योरिटीज प्रीमियम का गलत अमाउंट हो गया है। और यहाँ पे फिर बैलेंस कितना आएगा, 175 आएगा कि नहीं आएगा। 2 लाख रुपए का बोनस कैसे डिसाइड हुआ पहले वो भी बताता हूं आपको। 8 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था प्लस 2 लाख का कॉल किया, अभी 10 लाख का हो गया। मतलब कितने शेयर्स हैं, 1 लाख ऑफ 10 रुपया। रेशियो क्या है, 5:1 है कि नहीं है, 5 शेयर के सामने 1 शेयर, तो 1 लाख के सामने कितने हो गए, 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपया हो गया कि नहीं हो गया। तो 2 लाख रुपए का बोनस देना है तो रिजर्व्स कम करेंगे, रिजर्व्स कम करने के लिए डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स बढ़ाने के लिए क्रेडिट। 25,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम था तो बैलेंस 175 जनरल रिजर्व या पीएनएल में से ले लेंगे। हमारे पास जनरल रिजर्व में 240 है, उसमें से ही ले लेंगे। राइट और रॉन्ग गाइस, डू यू गाइस एग्री। और उसके बाद उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। इजी टफ, पक्का। ऑनलाइन सभी बच्चे जवाब दीजिए, सबको प्रथम क्रमांक का समझा है या नहीं समझा है। बढ़िया, ये 3 बच्चे तो जाग रहे हैं, यथार्थ जाग रहा है आज, और क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं मैं लाइफ से। वीडियो चालू रख करना एक बार, इज्जत से बैठा है क्या अच्छे से पढ़ने, अभी बोलेगा एक नंबर, वेरी गुड। चलो आगे चलते, प्रश्न क्रमांक 2। अब प्रश्न क्रमांक 2 मैं चाहूंगा आप लोग ट्राई करें। बढ़िया, ये एक्चुअली ना सेकंड वाला ट्राई करके सेंस नहीं बनेगा क्योंकि एकदम सेम टू सेम समय, चलो कर लो ठीक है ना, थोड़ा सा अलग है। मैं चाहता हूँ सेकंड ट्राई करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। और शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट मतलब क्या, एकदम शॉर्ट। क्या मिल के किसका खेला कैलकुलेटर, तो उठाने का विचार नहीं था क्या तेरा, मैं बोलता नहीं तो उठा रही थी क्या। ट्राई टिल 8:15। गाइस हो रहा है ना इन सब टॉपिक्स का रिवीजन अच्छे से, पक्का। बहुत इजी था क्या कुछ, ठीक है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 22 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएनएल सब है। फाइनल कॉल कर लिया 1 अप्रैल को, पैसा आ गया 25 अप्रैल को। फिर कंपनी ने क्या बोला, बोनस देंगे 1 फॉर एवरी 4। तो सिंपल है, 2 लाख शेयर्स पे ₹2 कॉल अप किया, 4 लाख पैसा आ गया, हाँ या ना। यूटिलाइज करेंगे क्या, अभी टोटल देखो 2 लाख शेयर्स हैं, 1 फॉर एवरी 4, तो 2 लाख के सामने 50,000 देना पड़ेगा ना बोनस। 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपया होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अभी वो 5 लाख में बोनस टू शेयर होल्डर्स 5 लाख से क्रेडिट होने वाला, ये मुझे समझ गया है। डेबिट किस में करूंगा, रिजर्व्स में। पहला प्रेफरेंस क्या होएगा, सीआरआर तो किसी के बाप से पूछने की जरूरत नहीं, आप पहले कर सकते हैं या ना। सेकेंड होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट ओनली इफ रियलाइज्ड इन कैश। यहां पे लिस्टेड कंपनी दिया भी हुआ है, सेबी का रेगुलेशन किसके लिए अप्लाई होता है, लिस्टेड कंपनी के लिए। तो यहाँ पे नॉट रियलाइज्ड इन कैश तो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, हेंस सेकंड के लिए मैं फिर जनरल रिजर्व में गया और फिर पीएनएल में बचा हुआ। सबको समझा किस किस का ये सही गया, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, चलेगा। और बैलेंस शीट यार इसका तो बहुत इजी है, वेरी गुड यथार्थ, वेरी गुड। ये 2 बच्चे ऑनलाइन वाले, ठीक है। 20 लाख का शेयर कैपिटल था, प्लस 5 लाख का बोनस दिया, 25 लाख हो गया। रिजर्व्स आप प्लस माइनस करके दिखा सकते हैं, जैसे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसमें से इतना गया, और ये 55,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया, करेक्ट। सिक्योरिटीज प्रीमियम सॉरी था ही ऑलरेडी, ये 25 लाख। डन, कुछ डिफिकल्टी। प्रस्थान करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। ये है, याद है बोनस शेयर्स के साथ एक और छोटा सा पार्ट था 5 सम वाला, राइट्स इशू वाला। वो इसके 2 फॉर्मूला थे, वो दोनों फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे, अभी हम देख लेते हैं। जेटा लिमिटेड ने डिसाइड किया उसका एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बढ़ाना है, बट राइट्स इशू करके 1 शेयर ऑफर कर रहे हैं 2 शेयर्स के सामने। करंट मार्केट प्राइस क्या है, 360 रुपए, और राइट्स इशू कितने में कर रहे हैं बच्चों, 180 में। वैल्यू ऑफ राइट कंप्यूट करो और एक्स राइट प्राइस कंप्यूट करो, सिंपल है। सबसे पहले
एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी होगी? कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस राइट शेयर्स इनटू इशू प्राइस, है या ना? फॉर्मूला ऐसे ही कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। इसका लॉजिक बता देता हूं। मतलब आज मार्केट में 2 शेयर्स 360 रुपए के हैं, तो समझो मेरे पास 2 शेयर्स हैं 360 रुपए के, तो मेरी वेल्थ, एक सेकेंड, मेरी वेल्थ कितनी हो गई? 720 हो गई, प्लस 180 रुपए और भरूं तो मुझे एक और शेयर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 900 रुपए में मैं कितने शेयर्स होल्ड करूंगा अब? तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? ये रहा फॉर्मूला, हाँ या ना? बेसिकली एक शेयर की वैल्यू क्या है इफेक्टिव, वो ढूंढना है। तो इस तरीके से ढूंढा अपन ने। आज की वेल्थ प्लस हम कितना और कैश डाल रहे हैं वो मिला दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर दिया। बहुत इजी। वैल्यू ऑफ राइट कितना होगा? 360 में आज राइट के साथ ट्रेड कर रहा है मार्केट में। जिस दिन राइट्स इशू हो जाएगा उस दिन भाव गिर के 300 हो जाएगा, तो एक शेयर का राइट वैल्यू कितना हुआ? 60 रुपीज। एनी डाउट्स? पक्का? चलें आगे। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4। चलो ट्राई करना चाहोगे? गाइस क्वेश्चन में सिर्फ एक करेक्शन है। यहां पे क्या लिखा है? कंपनी मेड बोनस 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 9 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। हाँ, यहाँ पे गलती से 100 प्रिंट हो गया। 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच है। देख रहे हो क्वेश्चन में एक एरर है। ऑनलाइन भी देखा सबने क्या मिस्टेक है क्वेश्चन में? आपके पास भी बुक तो है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन 3 का वर्किंग नोट। बेटा मैं ये पीडीएफ भेजूंगा ही। ईशा डोंट वरी, आपको अगर सिर्फ चेक करने के लिए कुछ देखना है तो देख लीजिए, वैसे मैं ये लेक्चर होते ही भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इनफैक्ट मैं अभी भेज देता हूँ। चलो क्वेश्चन 4 का एक मिस्टेक था, वो मैंने आपको रेक्टिफाई करवा दिया है। बैलेंस शीट मत बनाओ, बट मैं चाहता हूँ आप पूरी जर्नल एंट्रीज तो करो। इसमें कर पाओगे? दिस विल गिव यू अ गुड रिविजन। कितना टाइम लोगे बताओ? पता नहीं ये बात सबको? कराया था ना आप? हाँ, नहीं गाइस, एक और छोटा सा एरर है क्वेश्चन में। अपॉलॉजीज आई मिस्ड, आपको ये रेक्टिफाई करवाना। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट 9 पर शेयर, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। इक्विटी शेयर्स आप डिस्काउंट में नहीं इशू कर सकते, ये 10 ही आएगा, ठीक है? सबको समझा ऑनलाइन भी? गाइज ये अपन मतलब यार सीख ही चुके हैं कि सिर्फ आप जब री इशू ऑफ शेयर्स कर रहे रहते हैं ना, तब आप डिस्काउंट दे सकते हैं। फ्रेश इशू को आप डिस्काउंट पे कर सकते नहीं है। ये तो गाइज आई थिंक थोड़े और चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों को सब में, ये सब मैं डिस्कस करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख रुपए के हैं, इक्विटी शेयर्स 10 लाख रुपए के हैं, रिजर्व्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल, ये सब दिया हुआ है। स्रबांती कंपनी लिमिटेड है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करेंगे 5% के प्रीमियम पे, और रिडेम्पशन को फाइनेंस करने के लिए हम 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच एट 10 इशू करेंगे, एंड 1,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार इशू करेंगे। और उसके बाद हमने ये 10,000 नहीं, फिर 1 लाख का फ्रेश इशू होगा, नहीं 10,000 का ही होगा, समझा? तो बोलिए 4 लाख तो मेरा वहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा। 4 लाख के बाद 3,50,000 और 2 लाख बचेगा। और क्या चीज़ का लॉस है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20,000। चल देखते हैं सम के सोल्यूशन में क्या किया हुआ है, ठीक है? न्यू इक्विटी शेयर्स, ये करेक्शंस थे 2, वो मैंने आपको बता दिए। पहले तो इन्वेस्टमेंट्स बेचा है मार्केट प्राइस पे, तो इसमें भी प्रॉफिट हुआ होगा ना? नहीं, लॉस हुआ है इसमें भी, ठीक है? तो 20,000 रुपये का लॉस यहाँ हुआ। सेकेंड फिर क्या है, हमने फ्रेश इशू किया, 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपए आ गया कि नहीं आ गया?
फिर हमने फ्रेश इशू किया डिबेंचर्स का भी, 1000 डिबेंचर्स 100 रुपए के, 1 लाख आ गया कि नहीं आ गया। और जनरल रिजर्व से सीआरआर में कितना ट्रांसफर कर दिया, 4 लाख। फिर 5 लाख और 25,000 का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 525 हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया गया। इसको डाउट? चलिए आगे चलते हैं। और ये 25,000 को सेट ऑफ भी कर दिया। अब यहां पे आपके पास 50,000 पीएनएल में बचा है क्या, आपकी सारी एंट्रीज करने के बाद? अरे तूने भी बहुत स्टुपिडिटी कर दी, मैंने भी बहुत स्टुपिडिटी कर दी। 4 लाख रुपए अगर अभी सीआरआर में ट्रांसफर किया तो सबसे पहले सीआरआर ही यूज करो ना। ₹4 लाख सीआरआर में से यूटिलाइज करेंगे। अभी पहले तो सवाल ये उठता है कि कितना करना है। 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स है। पहले कितने शेयर्स थे, 1 लाख, और अभी यहाँ पे 10,000 इशू किए तो 1,10,000, तो 55,000 का बोनस देना पड़ेगा। इंटू 10 5,50,000 होता है कि नहीं होता है। और जनरल रिजर्व जितना कम हो सके उतना यूटिलाइज करने को बोला है, तो 4 लाख सीआरआर में से किया। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या लिखा है, नोट, और बैलेंस पीएनएल में से किया। जनरल रिजर्व को जितना हो सके टच ही नहीं किया, और 5,50,000 फिर बोनस दे दिया। इजी टफ। कितने लोगों का, मैं वैसे तो इतना टाइम में 10 मिनट में भी काफ़ी हद तक होने आया होगा एंट्रीज, किसी का ये स्टेज तक आया था क्या सम? तेरी वजह से सबका रह गया इंपॉर्टेंट सम। गाइस यू आ गया था, सही था, वेरी गुड। वो हाँ, वो फिर तू तेरा अजम्पशन जो भी लिखता, बट ठीक है, इजी। सबको समझा है? ऑनलाइन भी प्लीज बताइए, हैज एवरीवन अंडरस्टूड? दिस वाज क्वाइट एन इजी सम। तो ऑनलाइन गाइस आपको बता दूं, यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठी है, उसने पूरा कन्फ्यूजन कर दिया और क्लास में सबका उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो गया। बट ठीक है, अभी क्या करें, ब्लेम नहीं कर सकते हैं, होते ऐसे बच्चे। चलें आगे। देख ऐसा होना चाहिए एकदम रिलैक्स, उसको थोड़ी ना कुछ लगा है बोलते रहेगा मेरे को क्या। तू इतने अच्छे मार्क्स ला के भी ऐसे 30 तो इज़ नॉट बैड यार। 60 आ जाएगा मतलब फाउंडेशन में 10 मार्क यूज़ कर सकती है दूसरे सब्जेक्ट में। वैसे टेस्ट में अपन हमेशा हायर एम करते हैं, बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ एग्जाम देने के बाद तक, रिजल्ट के आने दिन तक तुमको अभी से सिर्फ यही सोचना है मैं पास हो रहा हूँ, मैं पास हो रहा हूँ, मैं इनफैक्ट रैंक ला रहा हूँ, रैंक ला रही हूँ, या जो भी। वैसा ही सोच रखोगे तो पास हो जाओगे। रैंक सोचो, बोलो यार इतना पढ़ लिया रैंक ही आ जाएगा। और क्या करो ना, पता है देखो बहुत लोग बोलते हैं संगत का फर्क पड़ता है, स्मार्ट लोगों से मिलो। मैं तो बोलता हूँ जाके थोड़े डम लोगों से भी मिलो, जस्ट टू सी हाउ द अदर हाफ लिव्स। और जाके उनसे बोलो ये भी कर रहा है तो मैं तो कर ही लूंगा। या कोई ऐसे से मिलो जिसको तुमको लगता है एकदम चोमू है, वो सीए बन गया, ये बन गया, स्ट्रेस ही नहीं एकदम तुमको। और फिर बट हाँ ये नेगेटिव भी हो सकता है, फिर फेल हो गए तो ऐसे लगेगा शिट अपन तो इससे गए गुजरे, तो वो रिस्क भी है, बट ठीक है। चलो शुड वी मूव फॉरवर्ड गाइस? 5 लाख वही तो बताया ना, 1 लाख का तेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स था, 10,000 के और इशू किए थे, 1,10,000, 2:1 का रेशियो, तो 55,000, 55,000 इंटू 10, 5,50,000। समझा? डन। बैलेंस शीट देख लेना, मैंने आपको शेयर कर दिए है नोट्स। वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक फॉर कंपनी अकाउंट्स। यू गाइज वांट अ ब्रेक? वरना ये हो जाएगा आधे पौने घंटे में, जैसा फिर इकट्ठा 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले लेना, या जैसे तुम्हारी चॉइस हो। मतलब मैं ये 9 बजे तक फिनिश कर सकता हूँ अगर अभी अपन बैठे तो 9 बजे फिर ऐसा कर देंगे, एंड कर देंगे सेशन। किसी को कुछ डाउट्स रहेंगे डायरेक्टली पूछने के, मैं तेरे को आज ही सिखा दूंगा, नोट्स नहीं है तो भी हो जाएगा, ठीक है? कोई लाए इन्वेंट्रीज वाली बुक? किसी के पास बाई चांस भी पड़ी होगी तो देख देना। टेक्स्ट बुक है तो मेरे पास भी है, कर लेंगे, चलेगा। सोल्यूशंस है मेरे पास, मैं करवा दूंगा तेरे को, हो जाएगा, ठीक है ना?
गाइज जो भी ऑनलाइन अटेंड करे एक रिक्वेस्ट करो, ऑफलाइन आएंगे तो एटलीस्ट उतना बेनिफिट रहेगा, जो 1-to-1 डाउट्स है वो ज़्यादा इजीली एड्रेस हो पाएंगे। एंड आई एम श्योर मैंने किसी को भी मना नहीं किया उसके लिए आज तक। देखो भी लास्ट टाइम वो एक टॉपिक था अपन ने कर लिया था, उसको भी अभी मैं हाँ हाँ जो भी है, मतलब वो ऐसे कुछ भी रहेंगे आप लेके आइए। मेरा थर्सडे को लास्ट लेक्चर होगा, मैं अभी बता देता हूँ। इनफैक्ट मैं लेक्चर का टाइमिंग भी चेंज करूँगा, 7 to 10 की ज़रूरत नहीं होगी, मैं मे बी उसको 8 to 10 कर लूँगा, 8:30 to 10 कर लूँगा, तो थोड़ा इस दिन आराम से उठ जाना। फिर वरना क्या है, ब्रेक तक लंबा ब्रेक नहीं देना चाहता। और अभी भी अगर मैं 9 बजे ख़त्म कर रहा हूँ, मैं तो रिकमेंड करूँगा 1 घंटा बैठ के पढ़ लेना, टाइम पास मत करना। चलो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की ओर बढ़ने से पहले एक बार थियरी देख लें। इसका थियरी तो आई गेस इतना कुछ नहीं था ना, इसमें तो एंट्रीज का ही ऑर्डर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। डीआरआर बनाना होता है, करेक्ट। और कितना परसेंट था ये जो इन्वेस्टमेंट लेते थे उसका कुछ परसेंटेज याद है आपको? हाँ 15%। 15% इन्वेस्टमेंट्स का होता था ना, और डीआरआर सेम 10%, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट्स लेते थे बेस्ड ऑन द डिबेंचर्स टू बी रिडीम नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सब लोग करके आए हैं ये वाला? ये वाला लोगों ने नहीं किया ना, मैंने बोला था 2 ही चैप्टर रहेगा, कोई बात नहीं, देख लेना, ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज है बहुत सारी। डीआरआर कितना बनाना होता है? 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, देख रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट कितना करना होता है? 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू टू बी रिडीम्ड नेक्स्ट ईयर, है ना? 15% से कम होना नहीं चाहिए। बस ये 2-3 चीजें हैं। अभी किन किन को क्या अप्लाई होता है? सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंकिंग कंपनीज को या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डीआरआर सिर्फ और सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना है, देख रहे हैं। और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट किन किन को बनाना है? लिस्टेड ये सबको, और अदर अनलिस्टेड कंपनीज को, हाँ या ना? तो बेसिकली ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टाइम पे उनको काफ़ी चीज़ों में एग्जेम्पशन है। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो डीआरआर शुड बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ द डिबेंचर इशू, जो हम कैश में पे करने वाले हैं उसके पार्ट के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि जो कन्वर्ट होएगा उस पर तो अपने को रोकड़े का आउटफ्लो होने वाला नहीं है। गो थ्रू कर लेते हैं एक बार सम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप घर पे एक बार देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा कितने सम्स है इसमें, 4 ना? देखते हैं एक बार। सबसे पहला, द फॉलोइंग बैलेंसेस, इनफैक्ट अभी अगर 9 बजे खत्म हो जाता है ना, उसके बाद 1 घंटा बैठ के कर लेना, बुक्स हैं अगर आपके पास नोटबुक तो। The following balances appeared in the books of Saro Limited, unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC। यार मतलब वो क्या बोल रहा है? अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ये, तो इसको तो अप्लाई होएगा ना। फिर 1/4/21 को 12% डिबेंचर्स 9 लाख के, डीआरआर में कितना है? 35, इन्वेस्टमेंट कितना है? 135, रिप्रेजेंटेड बाय 10%, 1350 सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ ₹100 ईच। एनुअल कंट्रीब्यूशन 31 मार्च को करते हैं। 31 मार्च 2022 को बैंक में कितना बैलेंस था? 1850 बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट द पार फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। डिबेंचर्स को 20% के प्रीमियम पे रिडीम करना है। आपको ये 5 अकाउंट दिखाने फॉर द ईयर एंडेड दिस। तो सबसे पहले देखो डिबेंचर्स अकाउंट, कितना बैलेंस है बच्चों? 9 लाख। डीआरआर अकाउंट में कितना बैलेंस है? 35,000। ये इन्वेस्टमेंट्स में कितना बैलेंस है? 135, देखा सबने? फिर उसके बाद बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है? 18,50,000। और डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट तो अभी बनेगा, उसमें अभी तक कुछ बैलेंस नहीं है। अगर आपसे मैं बात करने जाऊं, क्योंकि इनको ये डीआरआरआई वाले नॉर्म्स एप्लीकेबल हैं, डीआरआर 9 लाख का 10% 90,000 होना चाहिए। कितना है? शॉर्टफॉल है 55,000 का। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 9 लाख का 15% 135 ही होता है। 135 है तो उसमें कोई शॉर्टफॉल
बढ़िया, तो अभी देखते हैं एंट्रीज कैसे होंगी। पहले डीआरआर का शॉर्टफॉल पूरा किया, अरे हाँ या ना। ईयर एंड को बाय जनरल रिजर्व, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये साइड पे नहीं, ये साइड पे बाय पीएनएल 55,000 क्रिएट किया, जर्नल एंट्री हो गई पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, हाँ या ना। अब इन्वेस्टमेंट जो है अपना वो ईयर एंड पे अपन बेच देंगे, पार पे ही बेचा है तो बाय बैंक करके 1,35,000 आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट इसमें। अभी बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए बैंक अकाउंट में क्या क्या होगा। क्या बोला है कि बैंक अकाउंट में कितना है 18,50,000 बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, तो एक चीज मिस्टेक है सोल्यूशन में, यहां पे अप्रैल 1 नहीं, यहां पे मार्च 31 ही आना चाहिए। डू यू गाइस एग्री? क्योंकि वो 31 मार्च का ही बैलेंस दिया है। अभी इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, 1,35,000 के इन्वेस्टमेंट है, उस पर कितना परसेंट आएगा बच्चों, फेस वैल्यू भी उतना ही है ना, कुछ फेस वैल्यू मार्केट प्राइस का भी फर्क नहीं है, तो 13,500 आएगा। इन्वेस्टमेंट्स बेच के 1,35,000 आएगा कि नहीं आएगा, इतना सब तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स कैंसिल करेंगे। डिबेंचर्स जब कैंसिल या रिडीम करने की कोशिश करेंगे तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी डेबिट हो जाएगा, जो अकाउंट हम बना नहीं रहे हैं टू डिबेंचर होल्डर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 9 लाख की फेस वैल्यू, 20% का प्रीमियम। डू यू गाइस एग्री? समझा? फिर डिबेंचर होल्डर्स को पे करेंगे टू बैंक, यहां पे डेबिट, बैंक में डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट क्या हो गया, बैंक में कितना बचा, सिक्योर्ड बॉन्ड्स ये भी सेल कर दिया था, कुछ बचा। डीआरआर को कहां ट्रांसफर कर देंगे ईयर एंड में, 2 लिख के, हाँ है ना, समझा। और ये भी क्या हो गया, टैली। इजी टफ, क्वाइट इजी गाइस। ऑनलाइन भी सबको समझा है क्या, प्लीज बताइए गाइस, हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, मैं इसको आपको नहीं करने दे रहा हूं क्योंकि रिवीजन नहीं किया हुआ है, तो मैं ही करवा देता हूं। आई होप वो अकाउंट वाला सम आपको समझा है सबको अच्छे से। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई, ये वो सब दिया है और आपको बैलेंस शीट पूरा दे दिया है, नोट्स दे दिए हैं। नीचे क्या बोला है, जनरल मीटिंग में डिसाइड किया एजीएम में कि शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देंगे टू परचेज 1 शेयर ऑफ ₹10 at 15 फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये राइट्स इशू हो गया कि नहीं हो गया, 10 रुपए का एक शेयर 15 में इशू करेंगे जो सब ने ले लिया, और फिर एक बोनस शेयर्स देंगे 5 के सामने, और डिबेंचर्स को रीपे कर देंगे 5% के प्रीमियम पे। काफी कुछ हो रहा है सब में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले जो फ्रेश इशू कर रहे हैं, मतलब राइट्स इशू के थ्रू, जो फ्रेश इशू ही हो गया ना, राइट्स इशू भी एक तरीके से इशू तो हुआ ना शेयर्स का। अपने पास कितने इक्विटी शेयर्स है बच्चों ऑलरेडी इशूड, अभी हम क्या बोल रहे हैं, हम रेशियो क्या है यार यहाँ पे, 1 फॉर एवरी 4, तो 40,000 के सामने 10,000 देंगे, 10,000 शेयर्स 10 रुपए के, बेचेंगे कितने में, तो कंपनी के पास बैंक में 1.5 लाख रुपए आया, कैपिटल 1,50,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताओ सब लोग अग्री करते हो क्या? मैं अग्री करता हूं इससे, मैं इससे आगे बढ़ता हूं। फिर बोनस देना है, 5 शेयर्स के सामने 1, 40,000 पुराने शेयर्स थे, 10,000 नया या 50,000 हो गए, तो 10,000 का बोनस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। बेवकूफ की तरह बोनस के शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम पे मत दे देना, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 का शेयर 15 में, बोनस ही दे रहे हो तो फेस वैल्यू पे ही जाएगा हमेशा, करेक्ट। तो 10,000 शेयर 10 रुपए के, 1 लाख रुपया बोनस आएगा। अभी यूटिलाइज सबसे पहले क्या करते हैं, सीआरआर। सीआरआर देखो बैलेंस शीट में है क्या तुम्हारे पास, नहीं। फिर क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ रियलाइज्ड इन कैश, बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या, नहीं। बट अभी फ्रेश इशू किया, उसमें 50,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम आया कि नहीं आया। बेवकूफी तरह पूछना मत, इज इट रियलाइज्ड इन कैश, यस इट इज, हाँ या ना, रोकड़ा ही मिला है कि नहीं मिला है। तो 50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस पीएनएल से डेबिट किया, सबको समझा, मेरे को कॉन्फिडेंस है, सबको समझ रहा है क्या, पक्का। फिर ये 1 लाख रुपया बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट। अब मैं अपने डिबेंचर्स को रिडीम करने की बात करता हूं।
डिबेंचर्स कितने के हैं? 1 लाख रुपए के हैं, क्योंकि इनको DRR और DRRI एप्लीकेबल है और इन्होंने कुछ बना नहीं रखा है अभी तक, है ना। तो पहले तो हमने 1 लाख का 10% DRR में ट्रांसफर किया, 1 लाख का 15% कहां ट्रांसफर किया? DRRI में। अग्री करते हैं? फिर जब रिडेम्पशन की एंट्री पास करोगे तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट तो बेच दोगे, उस पर कुछ इंटरेस्ट या अप्रिसिएशन ऑफ मार्केट प्राइस कुछ बोला तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दिया हमने, हाँ या ना। इनफैक्ट यहाँ पे तो लेने वेने के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, वो तो तुमको अज्यूम करना है, क्योंकि मैं डिबेंचर्स रिडीम कर रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन देख के मैं समझ गया था कि DRR और DRRI वाली चीजें एप्लीकेबल है, तो बनाया और बाद में ट्रांसफर भी कर देंगे रिजर्व और जनरल रिजर्व में। और ये खरीदा बेचा, अभी डिबेंचर्स रिडीम किया 1 लाख का, कितना % प्रीमियम? 5%। क्वेश्चन में बोला है कि नहीं बोला है 5% प्रीमियम? देखा सबने? 2 डिबेंचर होल्डर्स पे करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। 5,000 का ये जो प्रीमियम था उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? PNL में। और DRR को कहां ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में। इजी डिफिकल्ट? ऑर्डर सबको समझ रहा है? फ्लो इस सब में फ्लो कैसा था? पहले राइट्स इशू, फिर बोनस इशू, फिर क्योंकि DRR और DRRI नहीं बनाया था पहले वो बनाया, फिर उनको साला इन्वेस्टमेंट को बेचा। अच्छा, ऑर्डर वैसे भी सब में क्या होता है, जब मैं रिडेम्पशन करने जाता हूं तो पहले इन्वेस्टमेंट बेचता हूं। लॉजिक भी क्या है, इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो पैसा मिलेगा, फिर रिडीम करूंगा, अब DRR की भी जरूरत नहीं है, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, हाँ या ना। तो पहले सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर रिडेम्पशन, राइट ऑफ प्रीमियम एंड देन ट्रांसफर फ्रॉम DRR टू जनरल रिजर्व। इन्होंने वो प्रीमियम राइट ऑफ DRR के बाद कर दिया, इसको आप इंटरचेंजेबली करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लीज बताइए सबको समझा है? पक्का? नेक्स्ट। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, सब दिया हुआ है आपको, बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दिया है। द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 जुलाई। द टर्म्स ऑफ द डिबेंचर्स प्रोवाइडेड दैट उनको 5% के प्रीमियम पे रिडीम करना है, और डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाएगा टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 15.75 एंड द पेमेंट इन कैश। Except for 100 debenture holders holding totally 25,000 worth of debentures, बाकी सबने मैक्सिमम कन्वर्जन का ऑप्शन प्रेफर किया, इन्वेस्टमेंट्स को पार पे रियलाइज किया और सारे ट्रांजैक्शंस हो गए विदाउट एनी लैग ऑन 1 जुलाई। शो योर कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। अपने पास टोटल कितने के डिबेंचर्स है पहले तो वो देखते हैं। डिबेंचर्स कहाँ दिख रहा है लोगों को? 1 करोड़ के डिबेंचर्स मिले, हाँ है ना। फेस वैल्यू 100 रुपए, तो 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच हो गए। सब अग्री करते हैं? 1 लाख डिबेंचर्स में से आई थिंक गाइस यहाँ पे ये एक मिस्टेक है, ये वर्थ 25,000 दिया है ना, यहाँ पे ये रुपीज नहीं है। होल्डिंग टोटली 25,000 डिबेंचर्स है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, देख रहे हो? रुपी का सिंबल हटा दो, इसलिए मैं क्वेश्चन में रॉन्ग पढ़ा, ठीक है। हाँ, रुपी का सिंबल हटा दीजिए, ठीक है। तो अभी देखो वर्किंग नोट में क्या बोल रहा है, जिन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया ऐसे कितने डिबेंचर्स हैं, जिन्होंने नहीं किया ऐसे कितने हैं। 5% के प्रीमियम पे रिडीम करना था तो 100 रुपया एक डिबेंचर का है प्लस 5%, हम कितना देने वाले हैं इनको? 105। सब अग्री करते हैं? ये दोनों साइड पे आ गया। टोटल अमाउंट पेबल कैसे मिला? इनका 75,000 इंटू 105, उनका 25,000 इंटू 105, ये और ये वैल्यू मिली। सबको समझ रही है? 78 लाख, ये शायद सेम सम किया हुआ है। 78 लाख 75 एंड 26 लाख 25, सब अग्री करते हैं। अभी इनको कैश में जो जिन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया, ऑफर एक्सेप्ट किया मतलब वो बोल रहे हैं हमें 20% इक्विटी शेयर्स दो, 80% कैश दो, हाँ या ना। तो इनको 78 लाख 75 का 80%, 63 लाख क्या मिल जाएगा? कैश। और 20% माने 15 लाख 75,000 के क्या मिलेंगे? जो हम 15.75 के रेट पे दे रहे हैं
तो हम कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? और यहाँ पे तो पूरा 26,25,000 किस में जाएगा? कोई डाउट इसमें? अगर जर्नल एंट्रीज पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मेरे पास डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का 15% सफिशिएंटली 15 लाख रुपए है, देख रहे हैं आप लोग, और डीआरआर भी 10% 10 लाख है, कोई टेंशन नहीं है। तो जब मैं रिडेम्पशन करने जाता हूं तो पहले तो मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा 15 लाख का, एट पार ही रियलाइज हुआ है, ये सोल्यूशन में बोला है कि नहीं बोला है? सब समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, अच्छी बात है। डिबेंचर्स को कैंसिल करेंगे, डिबेंचर्स की लायबिलिटी कम, प्रीमियम का खर्चा और डिबेंचर होल्डर्स की लायबिलिटी बढ़ गई, सब एग्री करते हैं? फिर डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक पेमेंट कितना आएगा? ये 63,1 और ये 26,25,002, हाँ या ना? 89,25,000 की पेमेंट आ गई। फिर कुछ डिबेंचर होल्डर्स को हमने क्या दिया? शेयर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स नाम की लायबिलिटी कम हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया, ये लायबिलिटी बढ़ गई, और सिक्योरिटीज प्रीमियम इनकम बढ़ाने के लिए क्रेडिट, हाँ है ना? 1 लाख शेयर्स दिए, फेस वैल्यू तो 10 लाख है, 10 रुपए के हिसाब से, तो 575 हमारा एक्स्ट्रा पैसा आया, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट कर दिया। कोई डाउट गाइस? पक्का समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की भी आपको आवश्यकता, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? जनरल रिजर्व में, और जो 5 लाख का प्रीमियम था वो पीएनएल के अगेंस्ट राइट ऑफ कर दिया। मैं होता तो ये एंट्री पहले करा देता, बस इतना ही फर्क रहता। देख लेना सॉल्यूशंस में, आई थिंक मैंने ये एंट्री पहले कराई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट गाइस? एनी प्रॉब्लम? ऑनलाइन भी सबको समझा है क्या? काफी सिंपल है गाइस, एक बार सिर्फ पढ़ेंगे ना तो आपको समझ जाएगा। Last but not the least, 7 minutes remaining and 1 question remaining. Libra Limited recently made a public issue in respect of which the following information is available. Number of partly convertible debentures issued कितने? 2 लाख, जिसकी फेस वैल्यू और इशू प्राइस कितना है? 100 पर डिबेंचर। कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिबेंचर कितना है? 60%, और डेट ऑफ कन्वर्जन क्या है? ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट कितना है? 1 मई, और फिर अलॉटमेंट हुआ 1 जून को। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर 15% है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ऑब्वियसली अलॉटमेंट के दिन से इंटरेस्ट। और फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इज ₹60, फेस वैल्यू 10 है। अंडर राइटिंग कमीशन कितना है? 2%। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड फॉर 1,50,000, मतलब ये क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स हाफ ईयरली 30 सितंबर 31 मार्च। जर्नल एंट्रीज दिखाइए फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंट्रीज। ठीक है, सिंपल है। पहले तो हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, हम 2 लाख डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं, बट डिमांड आया 1.5 लाख का। एंट्रीज 1.5 लाख के हिसाब से होंगी या 2 लाख के हिसाब से होंगी? 1.5 लाख के हिसाब से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,50,00,000 है या ना? और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अच्छा हाँ सॉरी, एक और चीज हमने क्या पॉइंट किया है? तो जो बैलेंस है वो खरीदा कि नहीं खरीदेगा? अच्छा, उसका कमीशन कितना है? 2%। 2% ऑफ 2 करोड़ कितना आता है? 2 करोड़ कैसे डिटरमाइन किया? 2 लाख इंटू 100 टोटल इशू प्राइस, करेक्ट? टोटल इशू साइज उसका 2 करोड़ का 2% 4 लाख रुपए आया, तो उसका खर्चा 4 लाख है। अरे हाँ है ना? देखो अपने को 1.5 लाख डिबेंचर्स का बाहर से सब्सक्रिप्शन आ गया, तो 50,000 डिबेंचर्स कौन खरीदेगा? अंडरराइटर, क्योंकि अंडरराइटर का काम क्या होता है? अगर मार्केट से डिमांड नहीं आता है तो बैलेंस वो खरीदता है, हाँ या ना? तो 1.5 करोड़ का डिमांड आ गया, तो कितने खरीदने हैं उसको? 50 लाख। 50 लाख में से 4 लाख उसका कमीशन है, तो हम उससे बैंक में कितना पैसा लेंगे? सबको ये एंट्री समझी? हमको तेरे से 50 लाख रुपया लेना है, अंडरराइटर से हमें 50 लाख रुपया लेना है, जिसमें से मतलब यहाँ पे वो लाइबिलिटी में इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि वो एक तो अपना कमीशन और 46 लाख रुपीस कैश दे रहा है। ये लाइबिलिटी सेटल करने के लिए बाद में हम उसको डिबेंचर्स दे देंगे, आया ना? तो उसने 46 लाख हमको कैश दिया, क्योंकि 4 लाख तो उसको लेना ही था,
तो उसने बोला 4 लाख वो काट ले, 46 हाथ में रख, तो तेरे पास मेरे 50 लाख रुपए आ गए जो लाइबिलिटी दिखाई। फिर अगली एंट्री में डिबेंचर्स इशू करके वो लाइबिलिटी को क्या कर दिया, कैंसिल। और ये ऊपर जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की लाइबिलिटी थी वो भी उड़ गई, हाँ है ना, और डिबेंचर्स इन एग्जिस्टेंस आ गए। प्लीज बताइए सबको ये तीनों एंट्री समझी हैं या नहीं समझी हैं? पक्का? ये 1 जून को डिबेंचर्स इशू हो गए, करेक्ट? अभी डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%, और इंटरेस्ट देना कब से है गाइस, डेट ऑफ अलॉटमेंट से। 1 जून से देना है कि नहीं देना है? और हाफ ईयरली पे होता है, तो 30 सितंबर को हम जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो 2 करोड़ के डिबेंचर्स पे 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, तो कितना आया, 10 लाख। कुछ टीडीएस वीडीएस का बोला तो डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स 10 लाख, अगली एंट्री में पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 10 लाख। प्लीज बताइए कोई डाउट है इसमें? पक्का? क्वेश्चन ये कहता है कि 6 महीने में डिबेंचर्स को रिडीम भी कर देना है, देख रहे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 को क्यों आएगा, रुको, फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ, हाँ सॉरी, 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ इशू दिया है गाइस, एक सेकेंड, 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ इशू देख रहे हैं, और इशू कब की लिस्ट कब क्लोज हो रही है, 1 मई को, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मैं वही बोलूँ, वरना क्या मैं 1 जून से 6 महीना कंप्यूट करता हूँ तो वो 1 दिसंबर पहुंच जाता है, बट इन्होंने यहाँ पे लिखा क्या है, सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो करो, एक्सपायरी फ्रॉम द डेट ऑफ, जो क्या है 1 में, 1 मई से 6 महीना होता है 1 नवंबर को। अभी 1 नवंबर को जब हम कितने % डिबेंचर्स रिडीम करने वाले हैं, 60%, और वो भी कन्वर्जन होने वाला है, ठीक है। 60% डिबेंचर्स को क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट, किस में करने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स में 60 रुपए के, ठीक है। ध्यान से देखिए अभी एंट्रीज कैसे होंगी। 2 करोड़ का 60% कितना होता है, 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख की डिबेंचर्स की लायबिलिटी कम कर देंगे टू डिबेंचर होल्डर्स, हाँ या ना, और इस 1 करोड़ 20 लाख को फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे, इक्विटी शेयर्स में। 120 लाख डिवाइडेड बाय 60 रुपीज एक शेयर का ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? यहां पे देखो 60 रुपया दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, 60 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो हम 2 लाख इक्विटी शेयर्स देंगे, करेक्ट। अभी डिबेंचर होल्डर्स की लायबिलिटी 1 करोड़ 20 लाख की कम हो जाएगी, 2 शेयर कैपिटल कितना आएगा, 2 लाख इंटू फेस वैल्यू 10, और बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले जाएगा। प्लीज बताइए सबको समझा है या नहीं? अरे हाँ या ना। उसके बाद हम ये जो डिबेंचर्स हमने रिडीम किए उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट पे करेंगे हम फॉर 1 मंथ, और ईयर एंड पे बाकी डिबेंचर्स को पे करेंगे फॉर 6 मंथ्स। मेरे हिसाब से ये वाली जो एंट्री है ना 1 मंथ के इंटरेस्ट वाली, ये आपको नवंबर 1 को ही कर देनी चाहिए, बट नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है कि पेमेंट की डेट 30 सितंबर और 31 मार्च है, बट स्टिल मेरे हिसाब से तो वो रिडीम हो रहे तो तब कर देनी चाहिए। ईयर एंड पे ट्रांसफर तो सेम ही होएगा, पीएनएल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स 1 करोड़ 20 जो रिडीम कर दिए उन पे 15% फॉर हाउ मच पीरियड, और 80 लाख पे 15% फॉर, तो 7.5 लाख रुपया हुआ। इसको सिर्फ एक बार देख लेना मॉड्यूल के किसी सम में, हैव दे ट्रांसफर मतलब चार्ज इट ऑन नवंबर 1 एंड 31 मार्च सेपरेटली और इकट्ठा ऑन 31 मार्च, सिर्फ एक देख लेना प्रेजेंटेशन में कैसे किया। आइडियली तो वही होगा, कोई इतने महीने भी रुकेगा नहीं आइडियली, वैसे ही करा है तो फिर आई थिंक मैंने अगर वैसे कराया तो वो मॉड्यूल में वैसे ही होगा फिर, ठीक है। अगर कराया हुआ है तो वो वही लॉजिक से कराया रहेगा कि वो फॉलो ही वैसे होता है, ठीक है। चलिए फिर पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, और फिर पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ये 7.5 लाख और ये 10 लाख पहले वाला है ना, मिला के 17.5 लाख कहां ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल में। इजी, सबको समझा है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, क्या टाइम क्या हुआ एक बार देखना जरा यार, तारीफ मत करो, इट्स ओके गाइस। ऑनलाइन वाले भी प्लीज बताइए सबको समझा है यहां तक? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो वील एंड द सेशन फॉर द डे।
मैं अभी क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ के जो बच्चे हैं उनके कुछ डाउट्स हैं वो ले लेता हूँ। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा थर्सडे में लास्ट लेक्चर आप आ जाइएगा। थर्सडे के बाद भी गाइज कभी आपको ऐसे लग रहा है कि सर हेल्प चाहिए थोड़ा सा, तो इंडिविजुअली तो नहीं बट मैं कभी अगर क्लासेस आ रहा हूँ तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, या मैं मेक श्योर करूँगा मैं हफ्ते में एक बार आ ही जाऊँ या वैसा कुछ, जब आप फ्री हैं, या मैं 1 घंटे का स्लॉट रख के मैं मेरे हिसाब से आ जाऊँगा कि उस टाइम पे किसी को आना है तो आ जाओ, कुछ काम रहेगा तो बता दो। वो संडे भी हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है, बट मैं इतना मेक श्योर करूँगा कि आपके लेक्चर के टाइमिंग के आसपास रखूँ तो बेस्ट रहेगा, है ना। तो आप लेक्चर बैठे फिर डाउट है तो पूछ लिया या वैसा कुछ, ठीक है। डन, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू।